हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओन चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आज हमारा पार्ट 2 स्टार्ट होगा कमर्शियल स्टडीज का। आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, आज हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन रिसोर्स। पहला टॉपिक है हमारा ह्यूमन रिसोर्स। क्या होता है ह्यूमन रिसोर्स? देखो, हम जब कंपनी कोई चला रहे हैं तो हमको बंदे चाहिए काम करने के लिए, नहीं एक हमको इंसानों की जरूरत है काम करने के लिए। यानी एक रिसोर्स हमारा ये भी बन रहा है कि हमको इंसान चाहिए। तो हमें लेबर, मशीनरी वगैरह ये सब चीजें चाहिए होती है, सब तो एसेट्स होती है हमारी। लेबर भी एक तरीके की हमारी एसेट है, ह्यूमन एसेट आप उसको बोल सकते हैं, क्योंकि उनके बिना तो काम ही नहीं है। तो जब कोई कंपनी फॉर्म होती है, उसको बंदे चाहिए होते हैं काम करने के लिए। तो ऐसे ही नहीं किसी को भी बस उसने कहा हमें ये काम आता है और हमने उसको रख लिया। इसके लिए हमें चेक करना पड़ता है उसकी एफिशिएंसी कितनी है, कैपेबिलिटी कितनी है, ये सारी चीजें हमको चेक करनी पड़ती है। जब हम सारी चीजें चेक करते हैं तो हमको पता चलता है ये बंदा केबल है। अगर हम ऐसे ही किसी को उठा लेंगे और बाद में पता चला रहे यार इसके अंदर कुछ काम ही नहीं आता है, तो हमारा पूरा सब उसको तनख्वाह जो दे रहे हैं 2 4 6 महीने सब बेकार हो जाएगी। फिर हमको नया प्रोसेस से स्टार्ट करना पड़ेगा, रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा, मतलब फिर हमें बंदे को चुनना पड़ेगा। तो यानी कि ह्यूमन रिसोर्स एक मेजर पार्ट है। जब आप किसी को जॉब पे रख रहे होंगे तो ये बहुत सोच समझ के उसको जॉब पे रखना है कि यार पता नहीं मतलब हमको देख लेना है कि उसकी कैपेबिलिटी कितनी है, उसको चेक करना है। तो ये सारा उसको तरीका आता है, पूरा एक तरीका होता है, पूरा एक प्रोसीजर होता है, उसको फॉलो करना पड़ता है। जब उसको पूरा फॉलो करेंगे तो हम समझ जाएंगे हाँ ये बंदा जो है वो ज्यादा अच्छा है हमारे जॉब के लिए। अच्छा, अब इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? सबसे पहला आता है रिक्रूटमेंट। व्हाट डज इट मीन रिक्रूटमेंट? रिक्रूटमेंट लोग समझते हैं लोगों को नौकरी देना, नहीं, इट इज अ पार्ट ऑफ रिक्रूट, मतलब सिलेक्शन का एक पार्ट होता है रिक्रूटमेंट। एक होता है रिक्रूटमेंट, एक होता है सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि हम किस तरह लोगों को अट्रैक्ट करें जॉब्स के। हमारे पास जो वैकेंसी खाली है, हम कैसे लोगों को अपनी तरफ बुलाएं उस जगह को फिलअप करने के लिए, दैट इज नोन एज रिक्रूटमेंट। फिर उसके बाद जब हम चुनते हैं उसमें से, दैट इज नोन एज सिलेक्शन। और जब पूरी हमारी सिलेक्शन हो जाता है फिर उसके बाद हम उनको ट्रेन करते हैं। भाई हर कंपनी का काम करने का तरीका अलग अलग होता है। थोड़ी बहुत अगर कोई पहले से एक्सपीरियंस है, नॉलेज रखता है, तो उसको अपने काम तौर तरीके सिखाने के लिए छोटी सी ट्रेनिंग दे देते हैं। या बिल्कुल कुछ नहीं आता है तो ट्रेनिंग सेंटर भेज के ट्रेन करवाते हैं पहले, उसके बाद उसको प्लेस करते हैं जॉब के लिए। तो हमारे पास रिक्रूटमेंट का मतलब लिखा है द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड अट्रैक्टिंग, ढूंढना और अट्रैक्ट करना सूटेबल कैंडिडेट्स फॉर अ जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में कैसे उसको हम ढूंढ के लेके आएंगे। सोर्सेस क्या क्या है? सोर्सेस है हमारे पास। रिक्रूटमेंट के दो सोर्सेस होते हैं, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल क्या होता है? विद इन द, इंटरनल होता है कि विद इन द हम कंपनी ही रिक्रूट कर रहे हैं, मतलब हम कोई बाहर के बंदे को नहीं लाएंगे। हमारे पास एक जगह खाली हुई, अब हमको इसको फिलअप करना है। इसके फिलअप अगर इंटरनल मेथड यूज कर रहे हैं तो दो तरीके हैं। क्या तरीका है? एक, जो पहले से बंदे काम कर रहे हैं उसी को प्रमोट कर दो, या फिर कोई और अगर आपकी ऑफिस है वहां से आप ट्रांसफर कर लो। बस यही दो तरीके हैं। तो रिक्रूटमेंट का मतलब होता है हमें एम्प्लॉयज को चुनना है फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल आर प्रमोशन एंड ट्रांसफर, दो होते हैं। ये इंटरनल एडवर्टाइजमेंट कुछ नहीं है। फिर इसके एडवांटेजेस लिखे हैं, टाइम बचता है, पैसा बचता है, एम्प्लॉयज मोटिवेट होते हैं कि मेरा प्रमोशन हो सकता है, मन लगा के काम करें, और वो पहले से ऑर्गेनाइजेशन को जानते भी हैं, तो इसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की, उनको समझाने की जरूरत नहीं होती। डिसएडवांटेज क्या है? इसमें लिमिटेड चॉइस है। मेरे पास जो बंदे बैठे हैं सब ठीक ठाक है, अब नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए बंदे सब काम सीख के आ रहे हैं, तो अगर हम बाहर के लोगों को अडॉप्ट नहीं करेंगे तो फिर हम लिमिटेड ही मेरे पास स्कोप है, इसी में से आप चुन लें। जो काबिल और भी होंगे उनको फिर आप मौका नहीं मिल पाएगा, यानी हमारा ही नुकसान है। अब इंटरनल सोर्स की यहां पे मीनिंग लिखिए, इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे एक्सटर्नल सोर्सेस। एक्सटर्नल का मतलब बाहर के बंदे हम लेके आएंगे, ठीक है ना, बाहर के बंदे हम को नौकरी देंगे, अंदर के बंदों को नहीं। ठीक है, तो अंदर के बंदों को दे रहे हैं वो इंटरनल सोर्स हो गया। मैंने बताया था उसमें कौन कौन से होते हैं, ट्रांसफर होता है, प्रमोशन होता है। एक्सटर्नल सोर्स में क्या क्या तरीके होते हैं? एडवर्टाइज कर सकते हैं आप, एम्प्लॉयमेंट एडवर्टाइजमेंट करा आपने, आपने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज दिया या इधर उधर एडवर्टाइज करा, लोग आ गए आपके पास नौकरी के लिए। या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होते हैं, जो ऑफिसेस बने हैं जहां पे लोग अगर हमको कोई बंदे चाहिए काम करने के लिए तो कुछ ऑफिसेस बने रहते हैं, उसको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बोलते हैं। आपने वहां कॉन्टैक्ट करा, हमने बताया इस तरीके के बंदे हमें इस काम के लिए चाहिए, उनके पास बंदे होंगे, वो हमें पैसे मतलब हमको बंदे भेज देते हैं, हमसे बंदे जो पैसे चार्ज करते हैं उसके बंदे पैसे दे देते हैं। तो ये एक भी प्रोसीजर होता है। फिर कैंपस रिक्रूटमेंट,
इसमें कंपनी खुद जाती है बड़े बड़े अच्छे कॉलेजेस में बंदे उठा के लेके आती है काम करने के लिए। फिर उसके बाद रिकमेंडेशन, रिकमेंड कर देते हैं। जैसे मान लिए एक बंदा यहाँ का रिटायर हो रहा था, तो अब हमें एक बंदा रखना था, तो किसी ने, हमारे एम्प्लॉय ने बोला कि सर एक हमारा फ्रेंड है, उसको काम नॉलेज है, अगर आप उसको रखना चाहें तो रख सकते हैं। तो उसने रिकमेंड कर दिया, हमने बुला लिया, हमने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं, इसको रख लेते, काम आता है इसको। तो ये हमारे एग्जाम्पल्स दे रखे हुए हैं। एडवांटेज लिखे, लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हमें मिल जाते हैं, न्यू आइडियाज एंड स्किल्स, मतलब नए लोगों के जो आइडियाज हैं, स्किल्स हैं, वो हमको मिल जाते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, एक्सपेंसिव होता है, टाइम कंज्यूमिंग है, न्यू एम्प्लॉयज नीड ट्रेनिंग, उसको ट्रेनिंग वगैरह सब देनी पड़ती है नए एम्प्लॉयज को। नेक्स्ट आगे आते हैं, सिलेक्शन का मतलब क्या होता है। अब सब बंदे आ गए यहाँ बैठे मेरे पास, अब हमें तो नहीं मालूम, किसी के चेहरे पर तो नहीं लिखा है कि कौन कितना काबिल है कितना नहीं, तो उसके लिए हमें कुछ सिलेक्शन का प्रोसीजर बना रखा है। किसी से टेस्ट लेंगे, किसी से डेमो करवाएंगे, कुछ भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है जॉब कैसी है। तो सिलेक्शन का मतलब होता है उन्हीं में से जो एप्लीकेशंस आई हैं उनको चुनना। तो पहले तो है इसका स्टेप क्या है, एप्लीकेशन रिसीव करना, यानी जितने लोग आए उनकी एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट करना, स्क्रीनिंग करना, फिर देखना उसमें शॉर्टलिस्ट करना कौन हमारे लिए बेहतर है। फिर सिलेक्शन टेस्ट बने होते हैं, आईक्यू टेस्ट होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, ये सारे टेस्ट होते हैं, वो क्लियर कराए जाते हैं। फिर इंटरव्यू होता है, उनसे देखा जाता है इंटरव्यू में कि या आप इसको भी कह सकते हैं, ये रिसीविंग एप्लीकेशन है, ये भी एक छोटा मोटा इंटरव्यू होता है, या आप इसको कह सकते हैं स्क्रीनिंग एप्लीकेशन जो है वो छोटा मोटा इंटरव्यू हो सकता है। ये मेजर इंटरव्यू होता है। मेजर इंटरव्यू में इसमें फिर फेस टू फेस जो बड़े रिक्रूटर्स होते हैं उनके, ये जो स्क्रीनिंग एप्लीकेशन है ये तो छोटे मैनेजर्स लोग कर सकते हैं, पर ये जो है टॉप लेवल के मैनेजमेंट जो मेजर इंटरव्यू है वो करते हैं। उसके बाद कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करते हैं, फिर उनका जब सिलेक्ट हो जाता है, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है कि मेडिकली फिट है कि नहीं है, या हमने उनको रख लिया, पता चला लो कि कोई कैंसर का मरीज है, कोई किडनी का पेशेंट है, किडनी जा चुकी है, फिर हमको बाद में परेशानी हो रही है। तो मेडिकल एग्जामिनेशन बड़ी जॉब में जरूरी होता है, बगैर मेडिकल एग्जामिनेशन के जॉब नहीं दी जाती। फिर उसके बाद जब सब ओके हो जाता है, फाइनल सिलेक्शन और उनको अपॉइंटमेंट मिल जाता है। नेक्स्ट आते हैं हमारा टाइप्स ऑफ सिलेक्शन टेस्ट। सबकी मीनिंग लिखी है, एक एक बार सबके पढ़ लीजिएगा। नाम लिखे, इंटेलिजेंट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट और ट्रेड टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ दो आदमी बैठे थे, मैंने एक पजल दे दिया दोनों को सॉल्व करने के लिए। अब देखें कौन जल्दी सॉल्व कर लेता है, यानी जो जल्दी सॉल्व कर लेता है उसका आईक्यू लेवल बढ़िया है ना। तो इस तरीके से कई सारे टेस्ट होते हैं। एक ये होता है कि एप्टीट्यूड टेस्ट है, उसकी पोटेंशियली और नेचुरल एबिलिटी काम करने की चेक करी जाती है। पर्सनालिटी टेस्ट के उसकी पर्सनालिटी कैसा, उसका बिहेवियर कैसा है ना, ये सारी चीजें टेस्ट करी जाती है। स्किल टेस्ट के उसको अपनी प्रोफाइल पे, मतलब जो उसका काम है उसको, उसकी नॉलेज कैसी है, ये सारी चीजें होती है इसमें। अब नेक्स्ट आते हैं ट्रेनिंग। देखो सब काम हो जाते हैं, उसका ट्रेनिंग ये तो जरूरी है। नया बंदा होता है उसको प्रॉपर ट्रेनिंग सेंटर भेजा जाता है। ट्रेनिंग होती क्या है, जो बंदा एजुकेशन लेके आया है बस उसको प्रैक्टिकल वे में सिखाना है, ठीक है ना, यही ट्रेनिंग होती है। तो ट्रेनिंग मींस टीचिंग एम्प्लॉयज द स्किल एंड नॉलेज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म देयर जॉब, कैसे नौकरी करी जाएगी। ऑब्जेक्टिव क्या है, इंप्रूव एम्प्लॉय स्किल्स, स्किल्स को बढ़ाता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। जब ट्रेन हम करके बंदे को काम करने के लिए बैठाएंगे तो उसको काम करने की क्षमता बढ़ जाएगी। रिड्यूस मिस्टेक, गलतियां कम होंगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, है ना, काम करने की क्षमता बढ़ जाएगी भाई। नेक्स्ट आते हैं मेथड्स क्या है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, उसके बाद एक होता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में क्या होता है कि आप काम, जहां पे काम करना है आपको वहां बैठा दिया जाता है, काम करते जाइए, सीखते जाइए, करते जाइए, सीखते जाइए। ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है, कोचिंग वगैरह या जॉब रोटेशन में इसको हम बोल सकते हैं। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में होता है लेक्चर्स आपको दिए जाते हैं, वर्कशॉप अटेंड करवाई जाती है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बने हैं, वहां पे आपको भेज के ट्रेन कराया जाता है। अब नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड ट्रेड यूनियंस। क्या होता है इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड ट्रेड यूनियंस। देखिए यूनियन क्या होता है, यूनिटी। जब वर्कर्स कहीं काम कर रहे होते हैं, बेसिकली लेबर क्लास की बात कर रहे हैं, जो मजदूर वगैरह होते हैं, ठीक है, या फैक्ट्रीज में जो लेबर काम कर रहे होते हैं, या लेबर नहीं भी है, जो नॉर्मल एम्प्लॉयज बी ग्रेड इसमें आते हैं, तो उनमें होना क्या चाहिए, यूनिटी होना चाहिए। यूनिटी होगी तो किसी के साथ कोई गलत नहीं होगा। अब मान ली हम एम्प्लॉयर हैं, आप लोग हमारे अंडर काम करते हैं, अब मैंने किसी एक को टारगेट करा, उसको परेशान करने लगे, तो सब में यूनिटी होगी, सब लोग खड़े हो जाएंगे साथ में, सर आप उनको क्यों परेशान कर रहे हैं, उनकी जबरदस्ती तनख्वाह क्यों काट रहे हैं, बीमार थे, उनके घर में किसी की डेथ हो गई थी, इतना छोड़ दी कम से कम। तो यूनिटी रहती है, तो ये सब चीजें जो है वो मतलब आपको एक सोशल सिक्योरिटी मिलती है। तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस मींस द रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इंडस्ट्री का रिलेशन का मतलब इंडस्ट्रीज में रिलेशन,
इंडस्ट्रीज में दो लोग होते हैं, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज, उनके बीच की आपस की रिलेशंस की बात हो रही है, कैसी रिलेशंस होती है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मेंटेन्स पीस इन इंडस्ट्रीज, शांति बने रहे, इंप्रूव्स कोऑपरेशन बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए, डिस्प्यूट सॉल्व होने चाहिए, ये सारे इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं। नेक्स्ट आते हैं ट्रेड यूनियन। भाई यूनियन क्या होती है, यूनिटी जो बनी रहती है, तो उसका फंक्शंस क्या है, वर्कर्स के राइट प्रोटेक्ट रहते हैं, उनकी वेजेस, कभी ऐसा होता है लोग चाह रहे होते हैं भैया तनख्वाह बढ़ जाए, बहुत टाइम हो गया तनख्वाह नहीं बढ़ी, तो सब मिलके बात करते हैं, तो हमको भी उनकी सुननी पड़ेगी, नहीं सुनेंगे हम सोचेंगे अरे नहीं हटाओ, हम इनको क्यों सुने, हम तनख्वाह नहीं बढ़ाएंगे, तो वो स्ट्राइक पे चले जाएंगे, स्ट्राइक पे चले जाएंगे तो मेरा ही नुकसान है। हम ये भी नहीं कर सकते एकदम से सबको हटा दें, नए लेबर लाएंगे अगर हम, तो हमको नए सिरे से काम सिखाना पड़ेगा, नुकसान हमारा ही होगा, हमारा ही काम रुकेगा, है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं। रिप्रेजेंट वर्कर्स इन डिस्प्यूट, अगर किसी ने कोई गलत किया है तो उसके साथ हम स्टैंड अप कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, वेलफेयर टू वर्कर्स। नेक्स्ट है सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी में क्या आता है कि एक होता है प्रोविडेंट फंड, कि आप जॉब कर रहे हैं, जॉब करते समय आपकी कुछ तनख्वाह कटती है, एक पीएफ अकाउंट खोला जाता है पीएफ ऑफिस में, वहां पे आपके कुछ पैसे जमा होते हैं, जमा होते हैं तो वो इसलिए जमा हो रहा है, जब आप रिटायर होंगे तो पेंशन आपको मिलेगी। बहुत से लोग समझते हैं पेंशन सरकार दे रही है, सरकार नहीं दे रही, आपका ही पैसा है, जो आप जॉब कर रहे थे उस ड्यूरेशन आपने अपनी नौकरी में जो तनख्वाह मिलती थी उसमें तनख्वाह कटवाई, आपने अपनी मर्जी से नहीं कटवाई, सरकारी नियम है, तो सरकारी नियम को भी फॉलो करना पड़ता है, ठीक है ना। तो आपने अपनी तनख्वाह कटवाई, कहीं जमा हुई पैसे, अब आफ्टर रिटायरमेंट वो आपको पैसा मिल रहा है, दैट इज नोन एज पेंशन या पीएफ। ग्रेजुटी क्या होती है, जब आप मेरे अंडर काम कर रहे हैं, 5 8 10 साल काम किया, अब आप रिटायर हो रहे हैं या काम छोड़ रहे हैं, तो एक सरकारी नियम बना है कि आप कब अंडर अगर किसी ने काम किया है 5 7 साल, तो उसको कुछ लमसम पैसा देंगे, यानी इकट्ठा पैसा देंगे, दैट इज नोन एज ग्रेजुटी। पेंशन उसी में आ जाती है जो मैंने अभी प्रोविडेंट फंड बताया। ग्रुप इंश्योरेंस, इंश्योरेंस करा लिया, किसी के साथ कोई हादसा हो जाए, कुछ हो जाए तो कवर अप कर लेंगे। मेटर्निटी बेनिफिट्स है, अभी न्यू पेंशन स्कीम है, मीनिंग लिखी, इसके बारे में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लॉजिस्टिक, मीनिंग ऑफ लॉजिस्टिक, लॉजिस्टिक में क्या आता है, आता है प्लानिंग, मैनेजमेंट एंड मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, प्लान करना, मैनेज करना गुड्स को और मूव कराना प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक। तो प्लानिंग की मीनिंग लिखी है, मैनेजमेंट की मीनिंग लिखी है, और मूवमेंट ऑफ गुड्स की मीनिंग लिखी है, ठीक है ना। कैसे काम होगा, गुड्स कैसे फ्लो करेंगे, देखना सही समय पे सारे काम हो रहे हैं, गुड्स फ्लो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और मूवमेंट कैसे होगा गुड्स का, ये सब चीजें हमारी उसमें आ जाती है, मूवमेंट ऑफ गुड्स में। अब नेक्स्ट आता है हमारा लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस एंड बैंकिंग, ये सारी चीजें हमारी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट में भी इसको हम काउंट करते हैं, मतलब इसको हम लोग पीडीएम भी बोलते हैं। सबसे पहला आता है ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन मतलब एक जगह से गुड्स दूसरी जगह तक पहुंचना, यानी लोगों तक गुड्स पहुंचना। फिर आता है वेयर हाउस, कहां पे गुड्स स्टोर करे जाएंगे, जिसको गोडाउन बोला जाता है। इंश्योरेंस, हर बिजनेसमैन, आदमी ज्यादातर बड़े बिजनेसमैन अपने गुड्स का इंश्योरेंस करा के रखते हैं, कि चोरी हो जाए, आग लग जाए, कुछ हादसा हो जाए तो हमारा इंश्योरेंस कंपनी से लॉस कवर अप हो जाए ना। बैंकिंग, बैंकिंग हमको फैसिलिटी देती है उधार वगैरह की, अब हमको बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, पैसा नहीं है तो बैंक से उधार ले लिया, बिजनेस करना स्टार्ट किया, प्रॉफिट हुआ, बैंक का उधार चुका लिया, थोड़ा कोई फायदा हो गया, तो बैंक हमको लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ये भी हमारा लॉजिस्टिक में आ जाता है। अब ट्रांसपोर्टेशन कितने तरीके के होते हैं, बचपन में पढ़े हम लोगों ने, एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, सबके फायदे और नुकसान लिखे हैं। फास्टेस्ट मोड है, महंगा है। सूटेबल फॉर अर्जेंट गुड्स, अर्जेंट अगर आपको कहीं भेजना है भेज सकते हैं, लिमिटेड कैपेसिटी होती है, क्योंकि एयर ट्रांसपोर्ट, एयरक्राफ्ट जो है बहुत बड़े नहीं होते, ठीक है। तो एयर ट्रांसपोर्ट होता क्या है, जब हवाई जहाज यानी प्लेन के थ्रू, एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू अगर हम गुड्स इधर से उधर मूव करा रहे हैं तो हमारा एयर ट्रांसपोर्ट कहलाएगा। इसी बात आता है वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट क्या होता है, पानी के रास्ते, जो भी जो आजकल देख रहे हैं आप कि वॉर चल रही है, शिप्स नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है ना, तो ये सब दिक्कतें आती हैं। तो वाटर ट्रांसपोर्ट ये हैवी गुड्स को कंटेन, मतलब हैवी गुड्स को जो है वो कंटेन करके चल सकता है, मतलब हैवी गुड्स कंटेनर जो भी होते हैं उसको ये लेके शिप जो है वो लेके जा सकते हैं, बट एयरप्लेन जो होते हैं, एयर कार्गो जो होते हैं, वो हैवी गुड कैरी नहीं कर सकते, ये हैवी गुड्स को कैरी कर सकते हैं। तो इट इज द चीपेस्ट मोड ऑफ, खाली टाइम लगता है, थोड़ा स्लो होता है, बाकी ये बहुत बेस्ट होता है। एक कंट्री से दूसरी कंट्री जो ट्रेड हो रहा होता है उसमें ज्यादा जो मोड यूज होता है दैट इज नोन एज वाटर ट्रांसपोर्ट, पानी वाला मोड जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है, स्लो होता है, वेदर कंडीशंस पे डिपेंड करता है, और इंटरनेशनल ट्रेड के लिए बेहतर है। वाटर ट्रांसपोर्ट की मीनिंग लिखी है, इसको आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा लैंड ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट
ट्रांसपोर्टेशन में एयर ट्रांसपोर्ट आया, वाटर ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट, इसमें टाइप नहीं हो पाया है। लैंड ट्रांसपोर्ट क्या होता है? लैंड ट्रांसपोर्ट होता है जो आप अपने बुक में देख लेंगे, जो आप जमीन में जो आप ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं। अब इसमें एक तो रोड्स आ जाती है और एक रेलवे आ जाते हैं। अपने फायदे अपने नुकसान। रोड जो है वो फ्लेक्सिबल इन नेचर होती है, इधर जाम लगा उधर मोड़ दो, वहां रास्ता बंद उधर मोड़ दो। रेलवे में ऐसा नहीं होता है, ट्रैक खराब है, इंतजार करिए, जब वो हो जाएगा, सही हो जाएगी, तब आप आगे बढ़ सकते हैं। रोड ट्रांसपोर्ट में जो भी आपकी ट्रक्स वगैरह होती है घर तक आ सकती हैं। रेलवे घर तक नहीं आती है, स्टेशन तक जाएगी, वहां से आपको खुद ही कैरी करना पड़ता है। रेल ट्रांसपोर्ट वहीं तक है जहां पे रेल जाएगी। हर एरिया में आज भी हिंदुस्तान में हर जगह रेल नहीं जाती है, तो वहां पे हमको रोड ट्रांसपोर्ट ही यूज करना पड़ता है। तो अपने फायदे अपने नुकसान है। फिर आता है वेयर हाउसिंग। क्या होता है? गुड्स को स्टोर करना ताकि हमको प्रोटेक्ट रहे बारिश से, धूप से, या अभी यूज हमको बाद में करना है पर प्रोडक्शन हो गया, अभी तुम्हें स्टोर करके रखना है। तो वेयर हाउस एक गोडाउन होता है जहां पे गुड्स स्टोर करे जाते हैं, और प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग गुड्स इज नोन एज वेयर हाउसिंग। इंपॉर्टेंस क्या है? गुड्स प्रोटेक्ट रहते हैं, मेंटेन्स रेगुलर सप्लाई, हेल्प्स इन प्राइस स्टेबलाइजेशन। जब मार्केट में गुड्स रहेंगे, वेयर हाउस में है, तो मार्केट में भी है, तो प्राइस स्टेबल रहेंगे, प्राइस बढ़ेंगे नहीं। प्राइस नहीं बढ़ेंगे मतलब अगर कभी गुड्स नहीं है मेरे पास, तो मार्केट में रेट क्या होते हैं? दुकानदार रेट बढ़ा देते हैं ना। तो उससे होता क्या है? अगर गोडाउन मौजूद है मेरे पास तो प्राइस स्टेबल रहेंगे। टाइप्स ऑफ वेयर हाउस लिखा है, पब्लिक, प्राइवेट और बॉन्डेड। पब्लिक क्या होते हैं? जो गवर्नमेंट होते हैं। प्राइवेट जो प्राइवेट वालों के हाथ में होते हैं। बॉन्डेड क्या होते हैं? ये जो बाहर से गुड्स आ रहे हैं कंट्रीज से, तो वो आके वेयर हाउस में रख दिए जाते हैं। फिर सारी जब टैक्स वगैरह पेड हो जाते हैं, ड्यूटीज पेड हो जाती है, तब वो गुड्स रिलीज करे जाते हैं, वो एक बॉन्ड में तैयार हो जाता है, तो उसको बॉन्डेड वेयर हाउस बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है दो लोगों के बीच में कि अगर कोई हादसा होगा, तो जैसे आपने गाड़ी का इंश्योरेंस कराया, अगर आपका एक्सीडेंट या चोरी होती है तो कंपनी कंपनसेट करेगी, और नहीं चोरी होती है तो फिर जो आपने इंश्योरेंस के पैसे दिए प्रीमियम, वो की इनकम ही होती है। क्योंकि जो अगर कोई इंश्योरेंस आपका कर रहा है तो वो भी तो पैसे कमाएगा। कैसे कमाता है? वही जो आप उसको इंश्योरेंस करते समय जो पैसा देते हैं, दैट इज नोन एज प्रीमियम मनी। वो उसकी इनकम होती है। वो अगर 100 लोग का इंश्योरेंस करा, एक आध अगर नुकसान हो गया तो उसको पैसे दे दिए जो भी उसके बनते थे, तो बाकी उसका फायदा हो गया, है ना। तो इंश्योरेंस दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि अगर कोई नुकसान होगा तो उसका कंपनसेशन हम आपको देंगे, है ना। तो ये लिखा है, उसके कुछ फीचर्स लिखे हैं, उसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आगे, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस कितने तरीके के होते हैं? लाइफ इंश्योरेंस, जीवन बीमा सुना होगा आपने। फिर एक होता है जनरल इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस आता है इसमें, हेल्थ इंश्योरेंस आता है, मरीन इंश्योरेंस, आग लग गई तो आपको कंपनसेशन देंगे, बीमार हो गए तो कंपनसेशन देंगे। मरीन इंश्योरेंस मतलब जो वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू, जो शिप के थ्रू जो गुड्स आ रहे हैं, अगर उसमें कोई नुकसान हो गया, डूब गया या कुछ हो गया, तो क्या कहते हैं, इंश्योरेंस कंपनी कवर अप करेगी। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। किस पे डिपेंड करता है? एटमोस्ट गुड फेथ, भरोसा होना चाहिए एक दूसरे पे। इंश्योरेंस जो कंपनी कर रही है, जिसका कर रही है, यानी इंश्योर्ड पर्सन और इंश्योर्ड पर्सन। इंश्योरेबल इंटरेस्ट, कुछ ना कुछ दिलचस्पी होगी, कुछ नुकसान होने के चांसेस होंगे। इंडमिनिटी आता है, फिर सब्रोगेशन आता है, फिर कंट्रीब्यूशन आता है। यानी कि इसमें कंट्रीब्यूशन में होता है कि आपको कुछ ना कुछ पैसे आपको देने पड़ते हैं। देने पड़ते हैं मतलब जब आप कुछ इंश्योरेंस करा रहे होंगे तो आपको कुछ ना कुछ पैसे देना पड़ेंगे, दैट इज नोन एज प्रीमियम मनी। फिर एक होता है कि जितना इंश्योरेंस आपने कराया है, मतलब जितने की आपका नुकसान हुआ है, उससे ज्यादा आप लॉस कवर अप नहीं करेंगे। जैसे मान ली मेरी गाड़ी किसी ने ठोक दी, अब उसने गाड़ी ठोक दी, जिसने ठोकी उससे भी 20,000 ले लिए, और अब सोच इंश्योरेंस कंपनी वाले से भी पैसे ले लेंगे, जितने का नुकसान नहीं हुआ उससे ज्यादा कवर अप कर रहे हैं। तो ये चीजें फिर इलीगल में आ जाती है ना। तो मतलब जितना लॉस हुआ है उससे ज्यादा आप कवर अप नहीं करेंगे, उसको हम मिटिगेशन ऑफ लॉस बोलते हैं। फिर इसी आता है नेक्स्ट हमारा आता है नया चैप्टर है बैंकिंग। सेंट्रल बैंक। बैंकिंग क्या होती है? जो बैंक हमको फैसिलिटी प्रोवाइड करा रही होती है। क्या क्या फैसिलिटीज होती है वो सब आपको मालूम है, क्लास 9 में पढ़े हुए, वो सब हमारी बैंकिंग में आती है। सेंट्रल बैंक हमारा टॉपिक है। सेंट्रल बैंक यानी कि एक ऐसा बैंक गवर्नमेंट का जो पूरे मॉनेटरी सिस्टम को कंट्रोल कर रहा हो, उसको हम बोलते हैं सेंट्रल बैंक। और हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आता फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। क्या है? क्या इसके फंक्शन? करेंसी यानी नोट इशू करना आरबीआई करती है। बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, यानी जो गवर्नमेंट को लोन चाहिए होता है या गवर्नमेंट को एडवाइस करना है तो आरबीआई करती है। बैंकर्स बैंक, हम लोग को लोन चाहिए होता है, हम लोग इधर उधर जो हमारे मोहल्ले में एरिया में बैंक होते हैं वहां चले जाते हैं, वो ये सब कमर्शियल बैंक होते हैं। और इन कमर्शियल बैंक को भी कभी कभी लोन लेना होता है तो वो किसके पास जाते हैं? आरबीआई के पास जाते हैं। इसको बोलते हैं बैंकों का बैंक, बैंकर्स बैंक।
कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, उधार अगर कंट्रोल करना है, बहुत ज्यादा उधारी बैंक से बढ़ रही है हम लोगों को, तो उससे महंगाई बढ़ने लगती है। अब इसका नतीजा क्या होता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, महंगाई कंट्रोल करने के लिए आरबीआई कमर्शियल बैंक में रोक लगाती है कि अब उधार नहीं देना है, ठीक है, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। तो कंट्रोल कौन करता है क्रेडिट को, आरबीआई। फिर उसके बाद कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यानी जो फॉरेन करेंसी का जो रिजर्व रखा जाता है वो आरबीआई के पास रहता है, यानी कस्टडी उसके पास रहता है। नेक्स्ट आता है हमारा डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक, इसके बारे में आप लिखेंगे। देखिए सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक का क्या डिफरेंस है। ये कंट्रोल बैंकिंग सिस्टम करता है, इसके पास सिर्फ पब्लिक का पैसा डिपॉजिट होता है, ये करेंसी नोट नहीं इशू कर सकता, ये कर सकता है। एग्जाम्पल इसमें आरबीआई, यहाँ कोई भी बैंक लिख सकते हैं आप। ये हमारी पूरी सेंट्रल बैंक वाली पूरी चैप्टर खत्म हो जाता है। इसी के साथ हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। चैप्टर अच्छे से पढ़िएगा, एमसीक्यूज बुक से कर लीजिएगा, और पूरा चैप्टर जो हमने पुरानी वीडियोस बनाई है उसमें उसको भी देखिएगा और उसको भी देखिएगा। सारा चैप्टर अच्छे से करिएगा, एमसीक्यू ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा, एग्जाम्पल के बिना आंसर मत लिखिएगा। अगर कुछ आपसे क्वेश्चन पूछा गया तो एग्जाम्पल बनता है, उसमें एग्जाम्पल जरूर दिएगा। वीडियो खत्म होती है। थैंक यू सो मच।